दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आज साइंस की पहले क्लास होगी, मैथ की इसके बाद होगी। तो आप सभी का स्वागत है एमडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अभिषेक और आज लेकर चलने हैं, आज थियरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है मोल का और सॉल्यूशन का। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के भाषा में अगर देखा जाए तो सबसे कठिन चैप्टर में से ये दोनों है। तो मुझे उम्मीद है कि दो कठिन चैप्टर को जो रेलवे वाले मेरे दोस्त हैं, जो बिहार एसएससी वाले हैं या पुलिस वाले, उन दोनों के लिए आवश्यक है, लेकिन रेलवे के लिए सबसे ज्यादा कीमती है। रेलवे वाले सारे दोस्त इसको जरूर देखेंगे। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आप डेफिनेट मानिए कि यहां से 3 क्वेश्चन आपके मिलेंगे। जनरल आप जानते हैं कि जो क्या कहते हैं जनरल साइंस का सेगमेंट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सभी का स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं आज आपके लिए, ठीक है। तो पूरी एनर्जी के साथ बने रहिएगा आज के क्लास में, ठीक है। तो लेकर चले आज की क्लास में। हाँ बिल्कुल, मेरी क्लास 10 बजे थी, मैं गलती से आज आ गया हूँ, ठीक ना। आज सर की क्लास थोड़ी 1 घंटे लेट है। तो आइए लेकर चलते हैं हम, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहूंगा। तो जैसे आप देखिएगा 3 तरह के केमिकल स्पेसीज होते हैं। केमिकल स्पेसीज की बात करें तो 3 तरह के केमिकल स्पेसीज होते हैं, जिसमें से कौन कौन से होते हैं। एक को हम कहते हैं एटम और दूसरे को कहते हैं हम मॉलिक्यूल। एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया और आयन हो गया। 3 केमिकल स्पेसीज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एटम। एटम को हम क्या कहते हैं बाबू? परमाणु कहते हैं। परमाणु, अणु और आयन। देखो बहुत छोटे हैं ना ये साइज में, आप जान रहे हैं ना। आप ये समझिए कि जो नमक है, पीस नमक को भी पीस ओस दे आप एकदम पाउडरी फॉर्म में, जो नमक होगा उसके से भी छोटे होंगे परमाणु, अणु और आयन। तो जो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही छोटी हैं, उनको देखना, उनको गिनना बड़ा कठिन है। लेकिन आज मैं आपको असंभव काम करवाने जा रहा हूं आपसे, ठीक है। हाँ भैया भावेश जी, आज मैं आपसे असंभव कार्य क्या करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपसे कहने वाला हूं कि भैया नमक में कितने अणु हैं, कितने परमाणु है, गिनो। आप कण नहीं गिन सकते हैं तो अणु परमाणु गिनने की बात तो और कठिन होगी। बात यह है कि मैं आपसे कह दूं कि भैया 2 लीटर पानी है, कितने पानी के अणु है, आप गुस्सा के भैया पानी मुंह पे फेंक देंगे कि सर जी ये क्या बात है, पानी के अणु कौन गिनता है? पानी के अणु कौन गिनता है कि 2 लीटर में कितने? पानी में अणु गिन पाएंगे या हम नमक के अणु गिन पाएंगे, नमक के परमाणु गिन पाएंगे? तो हाँ दोस्त, हर एक चीज का कैलकुलेशन आज की क्लास में है और आज की क्लास को जाकर सेव जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर परमाणु, मॉलिक्यूल और आयन, ये जो 3 केमिकल स्पेसीज हैं, इन्हीं को काउंट करने के लिए, इनकी संख्या के लिए, इनकी संख्या, किसकी संख्या? अणु की, परमाणु की, या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी, इसी की गणना हम मोल कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो केमिकल स्पेसीज को हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो मोल कॉन्सेप्ट के तहत हम 3 तरह के केमिकल स्पेसीज को पढ़ते हैं, जिसमें हम परमाणु को पढ़ते हैं, अणु को पढ़ते हैं और आयन को पढ़ते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, एक अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक हुए। कौन वैज्ञानिक हुए? अवोगाद्रो नाम के। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा, अवोगाद्रो ने एक नंबर दिया अवोगाद्रो संख्या के नाम से, अवोगाद्रो संख्या। तो जो अणु, परमाणु या आयन है ना, इसी के बारे में इन्होंने कहा था कि जो अवोगाद्रो संख्या होती है, इसके बारे में देखिएगा। अवोगाद्रो संख्या, तो अवोगाद्रो नंबर क्या होती है? तो अवोगाद्रो नंबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होती है अवोगाद्रो संख्या। ये होती है क्या? अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या एक ऐसी संख्या है, वो अवोगाद्रो ने बताया था कि जो अणु परमाणु होते हैं, अणु हो या परमाणु हो, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, ये दोनों इसी के गुणज में होते हैं, इसी के मल्टीप्लाई में होते हैं, गुणज में होते हैं। ये बहुत अद्भुत बात थी। अब इसके मतलब क्या है? जैसे आलू गिनना हो, 1 ट्रक आलू गिनना हो तो आप गिन देंगे। अगर हम कह दें कि भैया आलू के जगह पर आप
पत्थर गिनो तो आप गिन देंगे, या हम और छोटा आपसे कहे कि चावल, एक थाली चावल दे दे गिन लो तो आप गिन लेंगे। लेकिन मैं कहूं कि 1 किलो नमक है इसको गिनो तो आप गुस्सा तो जाएंगे ही। लेकिन अवगाद्रो ने कहा था कि तुम द्रव्यमान बताओ, मैं तुमको एक एक अणु परमाणु बताऊंगा। और यही चीज आज हम लोग सीखेंगे। यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, आइए वो मोल के रूप में बनते हैं, वही मोल वाले क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले अगर भार ज्ञात हो, मोल निकालना, मोल कैसे निकालेंगे, मोल कैसे ज्ञात करें, आइए इसको देखते हैं। तो मोल कैसे ज्ञात करें इसको समझने के लिए ये देखते चलिए। अगर भार ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो, भार ज्ञात हो, तो आप क्या करेंगे। अगर किसी को भार ज्ञात हो तो कैसे मोल निकालेगा, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है ज्ञात भार बटा अणु भार। क्या होता है भाई, ज्ञात भार बटा अणु भार। ध्यान दीजिएगा, ये मोल निकालने का तरीका होता है ज्ञात भार बटा अणु भार। इंग्लिश में कहते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। तुम केवल गिवन मास दो, यानी तुम केवल क्या दे दो, तुम केवल कितना है ये बता दो कि यह नमक कितना है, क्या है और कितना है, बस इतना बता दो। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब अवगाद्रो के मदद से हम बता देंगे बस। दूसरी बात, अगर भार न ज्ञात हो तो तुम ये बता दो कि आयतन कितना ज्ञात हो। अगर आयतन ज्ञात हो तो भी हम कर देंगे। तो आयतन के लिए एक शर्त है कि आयतन एसटीपी पर पता होना चाहिए। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। तो यहां पर अगर आ गए तो एन कैसे निकालेंगे, एन ज्ञात भार बटा अणु भार कैसे निकालेंगे, यहां पर एन, तो यहां पर हम निकालते हैं गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम का मतलब कितना आयतन है, उसमें 22.4 लीटर से भाग देते थे, इससे भाग दे देते, एन बराबर गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो आइए इसके क्वेश्चन करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले छोटे छोटे, जैसे हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, होता है ना। सोडियम का कितना होता है 23, ठीक है। कैल्शियम का कितना होता है 40, ठीक है। ये आपके पास कुछ कंपाउंड दिए हैं, इनके भार जानते हैं आप। जैसे हम आपसे कहे कि भैया HCl का बताओ मोलर भार कितना होगा, मोलर मास सबका निकाल के बताओ कि इनका मोलर मास, मोलर द्रव्यमान कितना होगा। अब देखिएगा HCl का, NaCl का बताओ, ठीक है, H2SO4 का बताओ, H3। अब देखो ये छोटे छोटे आपके पास मैं देता जा रहा हूं। एसिटिक एसिड का पहले छोटा और देता हूं, NaOH का बताओ, ठीक ना। CaOH का होल ट्वाइस बताओ, CaCO3 बताओ, एसिटिक एसिड बताओ। इन सभी का अगर मोलर द्रव्यमान आपको निकालना सिखाता हूं। बहुत बार रेलवे में डायरेक्ट मोलर द्रव्यमान पूछा जाता है कि रेलवे में मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 है, क्लोरीन का कितना है 35.5 है, तो यहां पर टोटल हो गया 36.5। सोडियम का 23 है, क्लोरीन का कितना है 35.5, तो 58.5 हो गया। ये ध्यान पे याद रखिए, क्लोरीन का यहाँ 35.5 होता है। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होगा 98 होता है, यहां पर निकालेंगे ना तो टोटल 98 आता है। कितना आता है टोटल 98 आता है। NaOH का 40 आता है, 23 + 16 + 1 कितना आता है 40। और ये देखो कैल्शियम का कितना होता है 40, इसका होता है 32 + 2 74। और इसका देखो कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 × 3 = 48, 100 होता है। और एसिटिक एसिड में देखो कार्बन 2 है तो 24, इसका 60 होता है। हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, 2 ऑक्सीजन है, 16 × 2 = 32, यहां पर आपको भी 60 देखने को मिलेगा।
तो ये इनके मोलर द्रव्यमान है जो याद रखने हैं कि किसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, किसका मोलर द्रव्यमान HCl का कितना होगा, NaCl का कितना होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का, NaOH का, CaOH का, CaCO3 का, CH3COOH का। अच्छा, अगर केमिस्ट्री वीक है ना, अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो उसके लिए पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसका इलाज क्या है। केमिस्ट्री अगर वीक है तो पहला इलाज ये है ना, केमिस्ट्री का पहला इलाज क्या है, तो पहला इलाज ये है कि 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कीजिए। 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कीजिए। अच्छा, दूसरा इलाज क्या है कि केमिकल कंपाउंड के नाम याद कीजिए। और आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़िए, पीरियाडिक टेबल पढ़ लीजिए, और 2 चैप्टर और है। अगर ये चैप्टर पढ़ लिए ना, एक मेटल नॉन मेटल का चैप्टर है और दूसरा चैप्टर एसिड बेस का है, तो आप केमिस्ट्री पर धीरे धीरे आपकी पकड़ बढ़ती चली जाएगी। बस यही 5 फार्मूले हैं, 1 बाय 1 याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको मोलर द्रव्यमान बता दिया कि मोलर द्रव्यमान क्या होगा। देखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट में हमने आपको कहा अगर भार ज्ञात हो तो कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ज्ञात भार बटा अणु भार। अगर आयतन ज्ञात हो तो क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ये क्या है, 1 मोल गैस का आयतन है, ये 1 मोल गैस का आयतन है। किस पर है, तो एट एसटीपी, ये एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन है। अब एक बात समझिएगा, यहां पे हमने आपको मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाया, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं एकदम चुटकी बजाते हुए, तो कैसे करेंगे। आइए कुछ बेहतर सवाल आसान तरीके से करते हैं। यहां पर जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भैया 600 ग्राम NaOH ज्ञात हो। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कितना प्यारा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि NaOH 600 ग्राम ज्ञात हो, NaOH के की मोलों की संख्या की गणना कीजिए। NaOH की मोलों की संख्या की गणना कीजिए कि मोलों की संख्या कितनी होगी। पूछ रहे 600 ग्राम NaOH है तो NaOH के मोलों की संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ज्ञात भार कितना दिया है, यहां पर अगर मोल निकालना है ना तो ज्ञात भार बटा अणु भार से निकालेंगे। पहले ऊपर ज्ञात भार लिखिएगा और नीचे अणु भार लिखिएगा। तो यहां पर जो ज्ञात भार होगा ना, कितना दिया है, कितना दिया है, हाँ यहां पर NaOH कितना गिवन है, ज्ञात है का मतलब गिवन है, और कह रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH कितना है ये निकालो, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला इंग्लिश में क्या होगा, गिवन मास, और हिंदी में क्या होगा, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, हिंदी में कितना होगा। अब देखिएगा यहां पर ज्ञात भार कितना होगा 600 ग्राम, और अणु भार कितना होगा, तो यहां पर देखिएगा NaOH का अणु भार 40 होता है, अभी हमने निकाला था। NaOH का अणु भार कितना होता है 40, तो 40 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 15 आ जाएगा। एक बच्चे ने बहुत पहले कर लिया था। आइए दूसरा कराता हूं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 300 ग्राम एसिटिक एसिड प्राप्त हो, 300 ग्राम क्या मिला है, एसिटिक एसिड, तो मोल की संख्या बताइए। 300 ग्राम अगर एसिटिक एसिड है
तो मोल की संख्या क्या होगी? ये एक सवाल करके आप बताइए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला याद है? CH3COOH। एसिटिक एसिड की का फॉर्मूला क्या है भाई? CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का CH3COOH। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा, यहां पर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप इसको तब तक करिए। अगर हम 800 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तो मोल की संख्या क्या होगी? तो यहां पर मोल भी निकालिए और साथ में अणुओं की संख्या भी निकालिए कि अणुओं की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या और अणुओं की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर मोल की संख्या क्या होगी और अणुओं की संख्या क्या होगी? 70 नहीं सुगंधा, 60 होगा। 60 करना था ना। देखिए, आइए यहां पर देखते हैं। तो यहां पर आप कैसे निकालेंगे? 300 ग्राम एसिटिक एसिड है, तो यहां पर जब सॉल्व करेंगे ना, तो नंबर ऑफ मोल के लिए ऊपर लिखेंगे ज्ञात भार, गिवन मास, और नीचे लिखेंगे मोलर मास। तो 300 ग्राम में एसिटिक एसिड का 60 होता है। देखो, एसिटिक एसिड का 60 है, यही तो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कितना आया है बाबू? 60 है ना। तो 60 से भाग दोगे ना, तो यहां 60 से भाग दोगे, 0 से 0 कट गया, 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिटिक एसिड कितना मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके। ऐसे ही अगर यहां पे करना है, तो यहां से क्या होने वाला है? यहां पे क्या करने वाला है? तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, तो यहां देखिएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहां कैसे निकालेंगे? तो यहां निकालने का तरीका क्या बनाएंगे आप? तो ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, 100 सेंचुरी, और गिवन मास कितना दिया है? 800। तो 800 में 100 से भाग दे दोगे, 8 मोल आ जाएगा। यहां पर 5 मोल आ गया, सबने देख लिया ना, यहां 5 मोल आ गया। अब देखिए एक और बात ध्यान दीजिए, अगर कभी भी अणुओं की संख्या निकालने के लिए कहे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत चाय पिला रही है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सभी लोग आ जाएं। यहां पर क्या है, अगर अणुओं की संख्या निकालने के लिए कहे तो कैसे निकलेगा? अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या देखिए कैसे निकलेगा। तो अणुओं की संख्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल गुणे अवगाद्रो संख्या, और नंबर ऑफ मोल कितना है? 5, अवगाद्रो संख्या कितना है? इतना। तो ये बात ध्यान पे रखिए। जैसे अगर हम पूछ लिए कि 300 ग्राम एसिटिक एसिड में कितने अणु, कोई आपको कह दिया गिनो, तो वेट पता किए और पहले मोल निकाले और फिर अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दिए, आ गया भाई। आप देखिए 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पर 5 छके 30 होता है, तो यहाँ पर इतना आ जाएगा 10 की घात 30, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 24। ये आपके पास अणुओं की संख्या बन जाएगी। ठीक है, नीचे ना दिख रहा हो तो यहाँ देख लीजिए, ये अणुओं की संख्या कैसे बनेगी आपने देख लिया। यहाँ पे भी अगर अणुओं की संख्या हम निकालें ना, कैसे निकालेंगे आप? तो यहाँ पे बड़ा आसान है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या को यही बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मोल निकालो और अवगाद्रो संख्या से गुणा करो। मोल कितना है? 8, अवगाद्रो संख्या कितना है? 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17, और 8 छके 48। ये इतना बन गया। आंसर में देख लेना कौन सा दे रहा है,
जो दे रहा है उसी हिसाब से कर लेना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से आपको अगर कुछ दिया जाए, भार दिया जाए, तो आप मोल निकाल सकते हैं। तो मोल निकालना मैंने सिखा दिया। अगर आयतन दिया है तो क्या होगा? आयतन के लिए क्या करेंगे देखिएगा, अगर कहीं पर जैसे अगर हम दे दें 44.8 लीटर नाइट्रोजन गैस का आयतन, 44.8 लीटर नाइट्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर है, मोल की संख्या बताइए। मोल की संख्या क्या है? ठीक ना, 44.8 लीटर नाइट्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर है, मोल की संख्या क्या होगी और अणुओं की संख्या क्या होगी? अणुओं की संख्या क्या होगी? ये दोनों चीजें पूछा होगा। बहुत बढ़िया, सुगंधा और महेंद्र तो आज धुआंधार पारी खेल रहे हैं। चलिए, यहां पर जब मोल निकालना होगा ना, तो ऊपर गिवन वॉल्यूम लिखेंगे मेरे लाल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो देख लें, ये कठिन टॉपिक आप एकदम हलवा में उड़ाएंगे। और नीचे 22.4 से भाग दे देना, नीचे का फिक्स है। हाँ राखी, ऊपर कितना है 44.8 और नीचे कितना है 22.4, भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल 2 आ गया। आज जब नंबर ऑफ मोल 2 आ गया, तो अणुओं की संख्या कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल में अवगाद्रो नंबर से गुणा कर दो, यानी 2 में अवगाद्रो संख्या क्या होने वाली है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां पर आपके पास ये होने वाला है, और डेसिमल को इधर कर लोगे तो 24 हो जाएगा। तो ये आपके पास आयतन दिया हो तो भी आप निकाल सकते हैं, और भार दिया है तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के केस में आप निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर यही देकर आपसे पूछ रहा है कि भार कितना है, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछ रहा है कि 4 मोल ऑक्सीजन अणु का भार क्या होगा? ऐसे आपको कहा जाए मास ऑफ, एक मिनट, अगर आपसे कहा जाए कि मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मास ऑफ 4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये आपसे कहा जाए कि मास ऑफ 4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या हो, तो आप कैसे निकालेंगे मास ऑफ 4 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? तो आप सीधा जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो फार्मूला होता है बेटा। और गिवन आज मोल दिया है, मोल दिया है, लिख लो 4, गिवन मास नहीं दिया है। और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? तो 1 का 16 होता है, 2 का हो जाएगा 32, तो यहां 32 लिख दोगे। x बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे 32, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 128, 128 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट में आ जाएगा 128। बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो ये एक देखिएगा, डेमो हमेशा इजी टॉपिक पे लोग देते हैं, लेकिन हमने आपको कोशिश किया है कि एक ऐसा टॉपिक आपका तैयार करा दूं जो आप कठिन टॉपिक, जो कठिन हो, जो कहीं आपको मिल ना पाए। ठीक है, चलिए आपको मैं बिलियन का क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा बिलियन के तरफ लेके चलते हैं। हाँ, थोड़ा हाँ सॉल्यूशन की तरफ। बिलियन क्या है आइए देखते हैं। सॉल्यूशन, तो देखिए शरबत, गर्मी का मौसम तो नहीं है, ये तो सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है एकदम, इसी को कहते हैं ना मीठी मीठी सर्दी है, बहुत हल्की हल्की सर्दी है, बहुत ज्यादा भी ठंडी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, थोड़ी बहुत है। तो देखिए, अब बिलियन बनाना है। जैसे मान लीजिए हम आप में से किसी के यहाँ आए और आपसे कहा जाए कि भैया
चलिए, आपसे ये कहा जाए कि आप शरबत बना के पिलाएं, यानी विलयन बना के पिलाएं, तो आप क्या कहेंगे कि सर जी हम लेंगे साल्यूट। साल्यूट का मतलब होता है विलेय, और इसी विलेय में आप क्या मिलाएंगे, सॉल्वेंट को मिलाएंगे, जैसे शक्कर ले लिए और पानी ले लिए, ठीक ना, बस यही दो चीज मिलाना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन बनाने की तरीका यही है कि आप विलेय और विलायक को लेकर मिला दीजिए, यही होगा ना, तो ये विलयन बन गया। अच्छा, सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो सॉल्यूट, अब विलेय क्या है, तो इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, तो इसकी मात्रा कम होती है। देखिए, तो जिसकी मात्रा विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है ना, उसी को हम विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं। तो इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक। तो इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, दो है, और ये है आपके पास बिलियन। बिलियन, तो इन दोनों के बिलियन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनियस मिश्रण, जिसमें दो आत्माएं एक नजर आए, होमोजीनियस सॉल्यूशन है, ठीक ना, हाँ बिल्कुल एक नजर आता है दोनों पूरी तरह से, ठीक है। अब आगे लेकर चलते, ये विलेय, ये विलायक और ये बिलियन। अच्छा, हम आपसे पूछे कि बिलियन में कितने तरह के बिलियन हो सकते हैं। देखिए, एक ये किसी के, हम दो लोगों के यहाँ गए हुए हैं, मान लीजिए वो दोनों लोग, एक भाई साहब का नाम ए है और एक भाई साहब का नाम बी है, या एक भाई साहब का नाम गोलू है और दूसरे भाई साहब का नाम भोलू है। तो गोलू और भोलू दोनों के हम मैं गया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, देखिए, गोलू भाई क्या किए, दोनों ने शरबत पिलाया, ये भी 2 लीटर पानी लिया, ये भी 2 लीटर पानी लिया, लेकिन एक लोगों ने 2 लीटर पानी में 200 ग्राम शक्कर मिलाई, और एक इंसान ने 2 लीटर पानी में 50 ग्राम शक्कर मिलाई। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम, तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसको हम तनु विलयन कहेंगे। तो ये जो विलयन होगा वो कम मीठा लगेगा, इसको हम डाइल्यूट बोलेंगे, तनु विलयन बोलेंगे। और जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, ये सांद्र विलयन है, ये कंसंट्रेट विलयन है, और ये तनु विलयन है। तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी वो सांद्र होगा, और जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, क्लियर है, तो जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होगी वो सांद्र है, जिसमें कम होगी वो क्या है, तनु है। अब आइए दूसरी बात समझिएगा, तो जाहिर सी बात है आपको तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ अगर जाना है, तनु विलयन से सांद्र, जैसे ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, तनु हो गया, और ये क्या हो गया, सांद्र, कंसंट्रेटेड, ये कंसंट्रेटेड है। तो एक आपके पास तनु विलयन है और दूसरा आपके पास सांद्र विलयन है। तो जब हम तनु विलयन से सांद्र विलयन में जाएंगे, तनु विलयन से कहां जाएंगे, सांद्र विलयन में, तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दो चीजें करना पड़ेगा। अगर हमको तनु विलयन को सांद्र विलयन करना है तो या तो विलेय की मात्रा बढ़ा दो, तो अगर सवाल बनता है कि भैया तनु विलयन को सांद्र करना है तो क्या करोगे, विलेय की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, या दोनों में से या विलायक कम कर दो। ऐसा भी होता है 2 लीटर पानी था,
उसको कम करके आधा लीटर कर दो। विलायक की मात्रा कम भी कर सकते हो, तो कम होगा विलयन लेकिन वो सांद्र हो जाएगा। तो किसी भी विलयन को सांद्र करना हो और वो विलयन तनु हो तो डाइल्यूट हो, तो आप क्या करना पड़ेगा, या तो सॉल्यूट को इंक्रीज करना पड़ेगा और या तो सॉल्वेंट को डिक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और देखो, अगर हमको कॉन्सेंट्रेट विलयन को, अगर हमको देखिएगा यहां पर क्या हुआ, एक सांद्र विलयन है और इस सांद्र विलयन को हमको क्या करना है, तनु करना है। तो सांद्र विलयन को अगर तनु करना है तो हम क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी सेम मात्रा है, यहां पर भी आपके सॉल्यूट को हम क्या कर देंगे, यहां पर जिसको बढ़ा रहे थे उसको कम करिए और जिसको घटा रहे थे उसको बढ़ा दीजिए। तो ये देख लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं विलयन में। अच्छा, कुछ चीजें दे देते हैं, जैसे एक परिभाषा होती, एक शब्द आता है मोलरता। मोलरता का नाम किसी ने सुना है क्या, मोलेरिटी? मोलेरिटी पढ़ाने के बाद मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा देता हूं। देखिए मोलेरिटी क्या होती है, मोलरता क्या होती है। तो मोलरता का बहुत आराम सा छोटा परिभाषा है कि 1 लीटर बिलियन में या प्रति लीटर बिलियन में प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या लिखा हुआ है, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। तो जब भी आपको मोलरता की परिभाषा लगे ना, क्या होगा, मोलरता क्या होगी, तो ऐसे आप निकाल सकते, ये परिभाषा आप देख सकते। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, बिलियन की क्या होती है, मोलरता। यानी हाँ, आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो प्रति लीटर बिलियन में मोलों की संख्या जो होगी, विलेय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम आपसे कहें, ये मोलरता निकालने के लिए क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल के लिए, यहां पर निकालने का तरीका है, ऊपर आपको मोलों की संख्या लिखना है और नीचे आयतन लिखना है। बिलियन का आयतन लिखना है लीटर में। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको देखिएगा, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि 4 लीटर बिलियन है। कितना बिलियन है, 4 लीटर का बिलियन है। और इस 4 लीटर के बिलियन में हम 80 मोल विलेय डाल दिए। 4 लीटर के बिलियन में 80 मोल विलेय है। मोलरता कितनी होगी? तो बहुत आसान है, आप ऐसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल सीधा। कैसे नंबर ऑफ मोल कह रहे हैं, मोलरता कैसे निकालेंगे, तो ऊपर मोलों की संख्या लिखेंगे, मोल, और नीचे क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे लीटर में। तो मोल की संख्या कितना है, 80 मोल है, और आयतन कितना है, 4 लीटर है। तो 4 दूना 8, 20 मोलर आएगा। कितना आ जाएगा, 20 मोलर। तो जब भी किसी बिलियन में आयतन देगा तो आपको लीटर में लिखना है, वॉल्यूम को किस में लिखना है, लीटर में, और मोल को डायरेक्ट लिखना है। जैसे एक और सवाल देते हैं, ये देखिए, यहां पे आपसे कह दिया कि 80 ग्राम NaOH है, 80 ग्राम क्या है, NaOH है, और 2 लीटर बिलियन है। तो आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहां पे घबराने की बात नहीं है, यहां पर इसके पहले मोल निकाल लीजिए, गिवन मास अपान मोलर मास, और गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास 80 है
और मोलर मास 40 होता है, NaOH का 40 होता है। तो यहां पर मोल की संख्या इस बिलियन में 2 है और बिलियन पहले से ही 2 है। तो अगर आपको मोलरता निकालनी होगी ना, तो ऊपर आपको मोल लिखना है और नीचे आपको आयतन लिखना है। तो मोल भी यहां पर 2 है और आयतन भी 2 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। तो यहां पर आप देखें, अगर कभी किसी बिलियन की मोलरता निकालनी होगी ना, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऊपर मोलों की संख्या लिखनी है और नीचे आपको क्या लिखनी है, आयतन लिखनी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी परमाणु के बारे में, किसी एटम के बारे में मैं पूछूं, एटम के कितने भाग होते हैं, तो आप कहते हैं सर जी एटम के 2 भाग होते हैं। एक एटम का नाभिक होता है और दूसरा बाहरी कक्षक होता है। तो आप हमको यह बता दीजिए कि परमाणु के नाभिक में कौन रहते हैं। सभी लोग कमेंट करिएगा, परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन रहता है। परमाणु के नाभिक, जिसको हम केंद्रक, परमाणु का नाभिक नहीं, इसको केंद्रक बोलिए। नाभिक के रहने दो यार, कोई बात नहीं। हम बताओ, परमाणु के नाभिक में कौन रहता है, कोई तो बता दे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, बहुत बढ़िया। अच्छा, बाहर क्या होता है, तो कक्षक होता है। तो बाहर आपके पास कक्षक है। बाहर क्या है, कक्षक है, और यहां पे देखिए नाभिक है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन रहता है और साथ में प्रोटॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं और कक्षक में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। इन्हीं को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। इन्हीं को संयुक्त रूप से हम न्यूक्लियन कहते हैं। चलिए एक बात और बता दीजिए, एक छोटा सा पॉइंट और बता दीजिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि परमाणु का मूल कण क्या होता है, परमाणु का मूल कण नहीं, मूल आवेश क्या है, मूल आवेश क्या होता है। परमाणु का मूल आवेश क्या होता है। 3 ऑप्शन है आपके पास, ए, बी और सी। पहला है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। तो किसी भी परमाणु का मूल आवेश क्या है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। इसमें से मूल आवेश क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में मूल आवेश क्या है। चलिए, तो यहां पर मूल आवेश की बात अगर आएगी ना, किसी भी परमाणु का मूल आवेश क्या है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को मूल आवेश गिनिएगा। इलेक्ट्रॉन ही मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन ही क्या है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन ही क्या है, मूल आवेश है, फंडामेंटल चार्ज है। तो अगर आपसे फंडामेंटल चार्ज पूछे कि फंडामेंटल चार्ज ऑफ एटम, तो एटम का फंडामेंटल चार्ज क्या होगा, तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, अगर हम पूछें आपसे, जैसे मान लीजिए कि एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास या मास नंबर, एक शब्द आपने सुना होगा। मास नंबर का मतलब होता है हिंदी में द्रव्यमान संख्या। तो आप बताएं हमें कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, मास नंबर क्या होता है, अगर द्रव्यमान संख्या। बताइए क्या होगा वहां पे, कैसे कैसे निकालेंगे। तो द्रव्यमान संख्या भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का योग है, ये है।
जबकि परमाणु क्रमांक क्या है, प्रोटॉन की संख्या है या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो वैसे एटॉमिक नंबर आपके पास परमाणु की संख्या, बिल्कुल ये आपने पढ़ा हुआ है। तो जैसे एक सिंबल हम किसी तत्व को लिखें तो ऊपर ए है नीचे जेड है, तो जेड क्या है भाई, परमाणु क्रमांक, और ऊपर ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। बोलो क्लियर है। तो हमेशा ऊपर द्रव्यमान संख्या लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, परमाणु क्रमांक। यानी ऊपर हम लिखेंगे मास नंबर और नीचे लिखेंगे हम एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को जेड से लिखते हैं और द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे अगर हम कहें कि भैया सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक कितना हुआ और द्रव्यमान संख्या कितना हुआ। तो सोडियम का अगर हम मास नंबर आपसे पूछें, द्रव्यमान संख्या कितना हुआ, तो क्या बताएंगे, द्रव्यमान संख्या, सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना हुआ। तो सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 हुआ। लेकिन अगर हम आपसे पूछते परमाणु क्रमांक, तो आप पहचान गए कि सर जी 11 है। लेकिन अगर ध्यान पे रखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बता दो। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताओ कितना होगा, बताओ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो भैया द्रव्यमान संख्या क्या होगा, यहां पर मास नंबर होगा और यहां पर क्या होगा भाई, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो कैसे जानेंगे, तो जब प्रोटॉन की संख्या आएगी तो 11 आएगा, प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो ए में से जेड को घटा देते हैं। ए ऊपर वाला है, जेड नीचे वाला है, तो ए में से जेड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 23 में से 11 गया, क्या आ गया, 12, ये बन जाएगा। तो निकालो ना, थोड़ा इसका निकाल के बताओ क्या होने वाला है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन का कहें निकालने के लिए, तो क्या बताओगे, इसका भी निकाल के बताओ क्या होगा। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और तीनों में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताओ क्या होगी। ये प्रोटियम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों की संख्या क्या होगी। ऊपर वाला मास नंबर, नीचे वाला एटॉमिक नंबर। ऊपर वाला क्या है, द्रव्यमान संख्या, नीचे वाला एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। तो ऊपर द्रव्यमान संख्या है और नीचे एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है। तो एबीसीडी ए से शुरू होती है, जेड पर खत्म होती है। तो लिखा, तो कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, तो ऊपर अब देखिएगा जो नीचे है ये तीनों आपस में बराबर होते, पेज आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर एक है तो यहां भी एक होगा और यहां भी एक होगा। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए ए में से जेड को घटा देते हैं, तो एक में से एक गया, कितना हो गया, 0। ठीक है, यहां पर क्या होगा भैया, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या 1 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो a माइनस जेड। हम क्या कह रहे हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर क्या है, तो मास नंबर क्या है, 2, और 2 में से 1 गया, 1 हो गया। तो यहां पर 0 न्यूट्रॉन था, यहां पर 1 न्यूट्रॉन है। और यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। फिर ये तीनों बराबर होंगे, ये भी एक, ये भी एक, और ये क्या होगा, ए में से जेड गया, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। तो कभी भी कोई एटम आपको मिले तो वहां पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का नंबर आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दे रहा हूं, कार्बन दे रहा हूं 6 और ऊपर 12 है, और यहां कार्बन दे रहा हूं 6 और ऊपर 14 है। तो नीचे वाला आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ऊपर वाला क्या है, मास नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। लगभग 10 बार तो लिख चुके हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जितनी बार लिखे दोनों भाषा में लिखे, तो भैया थोड़ा अपना बुद्धि भी इस्तेमाल किया कीजिए
कि बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, इसका मतलब आपके पास क्या है, दिमाग में बुद्धि है ना। चलिए, तो ये देखिएगा, हाँ यहां पर क्या निकलेगा, यहां पर अगर मास नंबर, यहां पर अगर हम प्रोटॉन कहे तो प्रोटॉन निकाल के बताइए क्या कैसे निकलेगा। ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर बहुत बढ़िया, यहां पर एक मिस्टेक हो गया, ऊपर होगा ए, नीचे होगा जेड। ठीक, तो प्रोटॉन की संख्या 6 होगी, इलेक्ट्रॉन भी 6 होगा, और यहां ए में से जेड गया है, यानी 12 में से 6 गया 6। ठीक, ओके। यहां पर बताइए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, यहां पर क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, और न्यूट्रॉन क्या होता है, ए में से जेड घटा दो, 14 में से 6 गया 8, ये न्यूट्रॉन है। तो ये बन गया ना इसका केस, तो दोनों का केस आपने देख लिया। लेकिन अगर हम आयन का केस देखें, आयन के बारे में देखें, तो आयन को कैसे देखते हैं, दो प्रकार के आयन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है निगेटिव आयन। पॉजिटिव धनात्मक बोलते हैं और दूसरा है निगेटिव ऋणात्मक बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो अगर किसी के ऊपर ऋणात्मक आवेश है, इसके मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है। उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, तभी तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, हाँ आवेश है। ठीक है, अब जैसे ये कैल्शियम है और इसके ऊपर +2 लग गया, इसका परमाणु क्रमांक 20 है, द्रव्यमान संख्या 40 है, तो +2 लगने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसने 2 दिया है, तो जाकर आयन में इलेक्ट्रॉन 2 घटा लेंगे। ठीक है, यहां देखिएगा, तो मैं आपसे कहा कि भैया ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो 20। तो पहले वाला नियम तो यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, और न्यूट्रॉन निकालने जाओगे तो ए में से जेड को घटा दो, 40 में से 20 गया 20, तो 20 ही आएगा। लेकिन ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो जहां पर पॉजिटिव आवेश हो वहां पर इलेक्ट्रॉन में जाकर माइनस कर दो। तो जब भी पॉजिटिव आवेश लिखा हो ना, तो इलेक्ट्रॉन में जोड़ देते। और जैसे अगर निगेटिव आवेश लिखा हो, यहां देखिए, तो यहां प्रोटॉन की संख्या तो आप बता देंगे कि 8 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आप बता देंगे 8 है, और न्यूट्रॉन बताएंगे कि सर जी 16 में से 8 गया 8। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि 2 माइनस लगा है, तो इलेक्ट्रॉन में 2 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो अगर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन में जोड़ते हैं, और प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में घटाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर निगेटिव चार्ज है, तो जो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। अगर हाँ निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में घटा देते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन में जोड़ देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन में क्या कर देते हैं, तो घटा देते हैं। ये ध्यान पे रखिएगा। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गणना के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपने देखी, तो आइए देखते हैं, अगर हम हाइड्रोजन के ऊपर प्लस लगा दें, तो यहां पर देखिए ऊपर वाला तो द्रव्यमान संख्या है, नीचे वाला परमाणु क्रमांक है। तो हम आपसे पूछे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होगा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यह परमाणु है कि आयन है, ये आयन है।
तो अगर ये आयन है तो हम क्या करेंगे, तो प्रोटॉन तो एक ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, और न्यूट्रॉन तो ए में से जेड घटाओगे तो एक में से एक गया 0। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन एक घटा दो, क्योंकि एक ही प्लस लगा है। तो इसीलिए इसके पास H प्लस के पास क्या है, एक प्रोटॉन, इसीलिए H प्लस को हम क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन। तो H प्लस को एक प्रोटॉन इसीलिए प्रोटॉन कह देते हैं, क्योंकि इसके पास न इलेक्ट्रॉन है न ही न्यूट्रॉन है। और यही कुछ खेल हीलियम के साथ भी है। तो ये देखिएगा, इसे अल्फा कण कहते हैं, या इसे हीलियम का नाभिक कहते हैं। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन था सारा का सारा दे दिया है, जितना भी इलेक्ट्रॉन था उस सारे के सारे को क्या कह देंगे, दे देंगे। ठीक है, तो ये अल्फा कण है और ये हीलियम का नाभिक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा है, ठीक ना, आज की क्लास में देखा जाए तो हम लोगों ने मोल निकालना सीखा है, हम लोगों ने बिलियन बनाना सीखा है, बिलियन की मोलरता निकालना सीखा है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन सीखा है। जैसे अगर हम सोडियम का दें तो सोडियम में बताइए 11 है 23 है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन एक लाइन में डायरेक्ट लिखते चलिए। कैल्शियम है, जल्दी से बताते चलिए, 20 है 40 है। प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होगा, याद रखिए प्लस है, इलेक्ट्रॉन में घटाना पड़ेगा। अगर हम नाइट्रोजन में -3 लगा देते हैं, 7 और 14 है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होगा। अगर हम क्लोरीन ले लेते हैं, 17 और 35 है, तो क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रॉन आपको बताना है। तो ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं। और आपको मैं कुछ होमवर्क और दे देता हूं। अगर मैं आपको दे दूं कि 600 ग्राम CaCO3 है, तो मोल की संख्या बताइए, मोल की संख्या। ऐसे ही क्वेश्चन और दे देता हूं, अगर मैं 1200 ग्राम एसिटिक एसिड दे दूं, 1200 ग्राम क्या दे दूं, एसिटिक एसिड, यानी CH3COOH, या हम आपको 1600 ग्राम NaOH दे दें, आपको मोल की संख्या भी बताना है और अणुओं की संख्या भी बताना है। ये होमवर्क रहेगा। ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स। एक तरफ मॉलिक्यूल्स रहेगा और एक तरफ क्या रहेगा, मोल